मेरा स्क्रीन आ गया आपको? यस सर। तो सर, कंपनी से मत जाओ, हम पहले थोड़ी सी डिटेलिंग समझ लेते हैं। एंड डोंट मिक्स इट अप विथ एनी अदर ग्रुप और एनी अदर थिंग। दिस इज टोटली न्यू कंसेप्ट। इसीलिए इसको बोलते हैं फॉरेंसिक एनालिसिस या फ्रॉड एनालिसिस। अगर आपको पता है कि मैंने एक रैंडम कंपनी खोल रखी है, मैं इसमें कोई खास कोई बड़ी बात नहीं है इस कंपनी के अंदर। एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहली बात, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी लोग यहाँ पर हैं वो अकाउंटिंग से और अकाउंट्स और लैंग्वेज ऑफ बिजनेस से भली भांति परिचित हैं, and they understand what I am trying to say. And because I will not be talking about basic concepts, I'll be taking a little fair बोलो कि जो बंदा जानकार है, जिसको सारी चीजें थोड़ी वो समझता है, वहां से मेरे एक assumption है कि सबकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की है, राइट? So we have got three accounting statements. One is the profit and loss, one is the balance sheet, and one is the cash flow. तो जो भी हमारे डिसीजंस बेस्ड होते हैं वो सारे के सारे इन नंबर्स पे बेस्ड होते हैं, जो इन तीनों अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं। तो अगर कंपनी बोलती है कि मेरा रिजर्व 36 करोड़ से 45 करोड़ हो गया, तो हम फंड फ्लो एनालिसिस करके देखते हैं कि चलो इसके रिजर्व बढ़ गया, दैट मींस ही हैज मेड सम प्रॉफिट्स। कंपनी बोलती है कि मेरा कैश फ्लो 10 करोड़ से 31 करोड़ हो गया, तो वी ट्रस्ट दैट। एंड ये सेल्स यहाँ से यहाँ होगी, वी ट्रस्ट दिस। बेसिकली वी ट्रस्ट वॉट एवर द कंपनी इज रिपोर्टिंग टू अस। यस और नो? आज तक जो भी आप एनालिसिस करते आ रहे हैं, तो क्या आप कंपनी को इस वे में ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं कि जो भी वो डेटा दे रहा है वो सही है? नहीं कभी सर, आप कभी हाँ नहीं करता। नहीं करते? मतलब थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेता हूँ आजकल। नहीं, वो तो फिर वो एक थियोरेटिकल चीज होगी ना, पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेते हो, लेकिन आप उस नंबर्स पे अपनी कैलकुलेशन तो बेस्ड करते हो। सी, करेक्ट। दिस इज थियोरेटिकल की पिंच ऑफ सॉल्ट। वी विल ट्राई एंड ज्यादा डीप नहीं, वी विल ट्राई एंड गेट सम सेंस ऑफ हाउ डू द कंपनीज fudge these numbers, fudge these numbers, or any of these numbers, or any of these numbers. How do the companies fudge these numbers, right? तो इस पूरी सीरीज में मेरा एक फोकस ये है कि 2 से 3 तरीके हम देखते हैं जिसमें कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर्स को फच करती है। 2 से 3 तरीके अपन ये देखेंगे कि किस तरीके से वो बैलेंस शीट को फच करती है, और 2 से 3 तरीके ये देखेंगे कि किस तरीके से वो कैश फ्लो को फज करती है। फज माने कि छेड़छाड़। और वो लीगली भी हो सकता है, वो इलीगली भी हो सकता है, और हमारे को पता भी नहीं चल सकता है, सारी बातें। तो सबसे मोटी मोटी बात, अगर मैं कोई भी कंपनी ले लेता हूँ, कोई भी कंपनी का नाम बताओ जो आपको अच्छी लगती हो, कोई भी कंपनी। रावेश सर की GSCL। जी एच। तो अगर मैं इस DHCL को लेता हूँ, तो सबसे पहले मेरी नजर जाती है कि DHCL आज से 10-11 साल पहले कुछ 1300 1350 करोड़ की सेल करता था, जो कि आज की तारीख में सेल 3500 करोड़ की हो चुकी है, राइट? और सबसे बेसिक जो कंसेप्ट है, सबसे बेसिक जो फंडा है, सबसे पहले मेरी निगाह किसी भी कंपनी को खोलने में ये समझने में जाएगी कि उसका धंधा क्या है, और उसका धंधा बढ़ा है घटा है पिछले 5 साल में या 10 साल में। परसेंटेज परसेंटेज रेट वेट वो सब बात की बातें हैं। तो इज दिस योर फर्स्ट एंड द वर्स्ट इनिशियल इंफॉर्मेशन विच यू वांट टू स्टडी एंड विच यू वांट टू अंडरस्टैंड, राइट? अगर मैं आपको ये बोलूं कि कंपनी इसी लाइन को, इसी सेल्स के नंबर को चीट करे, बढ़ा के दिखा दे, तो ये बाकी का जितना भी ये नीचे का जो डब्बा है, ये एक्सपेंस ऑपरेटिंग OPM, ये सब चीजें, ये सब भी छिड़ जाएंगी। तो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, वट, हम लोगों को कैसे समझ में आए कि कंपनी इसको गड़बड़ कर रही है? ठीक है, सोचिए, क्या यस इस सर। इसके साथ छेड़छाड़ करने का या कुछ चेंजेस करने का कोई तरीका है?
जो कंपनीज करती हैं, जो कभी हमारे को पकड़ में आता है, कभी हमारे को नहीं पकड़ में आता है। तो क्या था कि एक आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। जब आई वाज ट्राइंग टू डू इंश्योरेंस, और उस टाइम क्या था कि ये यूलिप इंश्योरेंस बड़ा नया नया चला था मार्केट में, कि आपको इंश्योरेंस भी मिलेगी और मार्केट लिंक प्रोडक्ट भी मिलेगा। आप उसको इक्विटी में डालोगे तो इक्विटी के साथ साथ आपका जो अमाउंट है, वो कॉर्पस है, वो बढ़ेगा। और अगर आप उसको डेट में डालोगे तो जब मार्केट गिरता है तो जो मैनेजर था एचडीएफसी का या आईसीआईसीआई का या बिरला सन लाइफ का, जो भी मैनेजर्स थे जो आपको ये पॉलिसीज बेच के जाते थे, वो आपको इस तरीके से समझाते थे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एलआईसियां कभी ना कभी जीवन में कराई होंगी या देखी होंगी या समझी होंगी, राइट? यस सर। तो जो भी एलआईसी के एजेंट्स होते हैं वो हमारे अंकल्स होते हैं या हमारे मिलने वाले होते हैं या हमारे किसी फ्रेंड के आगे फ्रेंड होते हैं, जो हम उनकी बात सुन लेते हैं। और एक अंकल सबसे, है सर। सबके होते हैं सर। और एक सबसे मोटी मोटी बात ये आती है कि आपका बर्थडे एलआईसी कराने के टाइम या इंश्योरेंस कराने के टाइम 1 महीना पहले या 2 महीना पहले निकल चुका है, आपने पॉलिसी नहीं कराई, और वो जो आपके अंकल होते हैं और वो जो आपके चाचा जी होते हैं वो आपको ये कहते हैं कि बेटा मैं आपको 2 महीना या 1 महीना बैक डेट में पॉलिसी करवा दूंगा, या फिर मैं आपका मिलने वाला हूं और खास हूं, आप जो पॉलिसी मेरे थ्रू कराओगे, जो कंपनी मुझे कमीशन देगी, वो मैं कमीशन आपको वापस कर दूंगा। ऐसा होता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। लेकिन हमने कभी इस चीज पे कभी गौर नहीं करा, क्योंकि उनको बोनस पॉइंट्स मिलते हैं तो उनको वो कमीशन देने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें आप जो पॉलिसी ले रहे हो, आप सोचते हो कि यार मैंने अगर 10,000 की या 20,000 की पॉलिसी ली है, उसमें से जो कमीशन है 5,000 है, जो भी मेरे को सेम डे मुझे वापस मिल गया, और वो जो पैसा आपको वापस मिल जाता है वो आपको लगता है फ्री मनी है, जिसको लेके चाहे वो छोटा मनी हो या ज्यादा हो, आपको बड़ी खुशी होती है, राइट? और अक्सर ये होता है कि जब हमारा साल 31 मार्च को खत्म होता है, तब हमारे जो ये पॉलिसी बेचने वाले लोग होते हैं, ये बोलते हैं कि 1 अप्रैल हो गया या 2 अप्रैल हो गया या 4 अप्रैल हो गया, आप एक काम करो, टैक्स सेविंग पॉलिसी ले लो। अगर आपकी बुक्स के अंदर टैक्स ज्यादा आ रहा है तो आप एक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर दो, हम आपको पॉलिसी मार्च की डेट में इशू करवा देंगे। कभी आपने ऐसा सुना? यस और नो? कभी किसी ने ऐसा सुना? कि मैंने तो बहुत सुना है। मैं आपको एक रियल लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूँ, जो हमारी आम लोगों की जिंदगी में ये चीजें बार बार आती रहती हैं। अगर आपने बच्चा 1 साल का हो गया है और उसके पैदा होने में आपने कोई एलआईसी पॉलिसी लेनी थी या कोई बीमा लेना था जो आप नहीं ले पाए, और 1 साल के बाद भी आपको 1 साल के बैक डेट में वो पॉलिसी इशू करा दी जाती है। यस और नो? यस सर। ठीक है, ठीक है। बाकी लोग, सिर्फ नीरज जी बता रहे हैं, बाकी लोग कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? सर मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट मेरा फ्रेंड वर्क करता था तो वो बता रहा था कि होता है ऐसा। ऐसा होता है, ठीक है। यस सर, मेरे साथ भी हुआ है सर। बेसिकली कंपनी क्या करना चाह रही है, कंपनी अपने फ्यूचर की सेल्स में से बोरो कर रही है कुछ अमाउंट अपनी करंट सेल्स दिखाने के लिए। अगर मार्च में मेरा क्वार्टर खत्म हो रहा है और मेरा साल खत्म हो रहा है यहाँ पर, और कुछ सेल्स में अगले अप्रैल 1 से लेके 15 की तारीख में मैं कुछ सेल्स को यहाँ से इस एरिया से बोरो करके इस एरिया में दिखा रहा हूँ, मतलब मैं अप्रैल आने में कुछ बैक डेट में अपने रेवेन्यू जो कि मेरा सेल्स है उसको दिखा रहा हूँ। अगर आप समझो कि ये अगर वो इंश्योरेंस कंपनी है, ये वो कंपनी है जो ये ट्रिक यूज कर रही है, अपने भविष्य की सेल्स में से कुछ 1% 2% सेल्स यहाँ उठा के आपको यहाँ दिखा रही है। इस 1% 2% या 5% की सेल्स जो वो आपको फर्ज करके ज्यादा दिखा रहा है, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट कितना भी 15 से 20% भी आगे बढ़ सकता है। और ये इसीलिए किया जाता है कि आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ाने के लिए।
लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि हमारे को कोई फर्क पड़ता नहीं। और इसके लिए इंसेंटिव वो जो एजेंट है उसको जो इंसेंटिव दिया जाता है वो ज्यादा इंसेंटिव दिया जाता है ताकि कुछ पैसा वो आपको कैश में दे दे, जिससे आप इन्फेच्यूट होके खुश हो जाओ और बैक डेट में वो पॉलिसी करा लो, या तो टैक्स सेविंग के बहाने से या समय बचाने के बहाने से कि मेरी 20 साल की पॉलिसी है, 25 साल की पॉलिसी और 1 साल तो मेरा ऐसे ही निकल गया। अपने दिमाग में सर हम मेरा एक हाँ बोलिए हेलो बोलिए। हाँ सर, बोलिए मेरा एक बोलिए। एक्सपीरियंस बताऊं 1 मिनट में। हाँ बताइए। सर, फार्मा कंपनी में मैं काम करता था, डॉक्टर रेड्डीज में, सेल्स में। तो मार्च जब आता है तो 1-2 अप्रैल तक, 3 अप्रैल तक भी बिलिंग होता था सर, 31 मार्च की। इसमें बहुत सारा सेल्स वो पिछले साल में हम लोग करते थे। मेरा वो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इसीलिए होता है कि फ्यूचर के पीरियड की सेल्स को उठा के आप करंट पीरियड में दिखा रहे हो। अगर आप यस लोगों सर। ने ये प्रैक्टिकली अब आज आपको जाके समझ में आ रहा होगा कि कंपनी ये क्यों करती थी। मेरा साथ पहला एक्सपीरियंस था, मैंने एचडीएफसी इंश्योरेंस में पॉलिसी ली थी, और एचडीएफसी जो आज के तारीख में इतना बड़ा नाम है, एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी इंश्योरेंस जो है वो भी ये करते हैं, राइट। तो इसको कहा जाता है कि अगर मेरा महीना 30 दिन का है और मेरे एक क्वार्टर में 3 महीने आते हैं, तो 90 दिन का या 92 दिन का मेरा क्वार्टर है, तो कभी कभी कंपनी क्या करती है, अपने क्वार्टर के आखिरी महीने को 35 डेज तक ले जाती है। अगर मैं गूगल पे जाऊं और इसको यहाँ पर सर्च करूं, कंपनी शोइंग 35 डेज इन अ क्वार्टर, इन अ मंथ, 35 डेज फ्रॉम टुडे, और आपको ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी अगर आप इसको अलग अलग वे में सर्च करने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है। अगर आप इसको अलग अलग वे में सर्च करने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि क्वार्टर का आखिरी महीने को 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए बढ़ा दिया जाता है। So that is the very first basic criteria where you extend your quarter for 5 days or 6 days. And जो सबसे बेसिक इसमें जो चोरी होती है, जो हेरा फेरी होती है, वो होती है इंश्योरेंस कंपनीज के। अब चाहे वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो, चाहे वो एलआईसी हो, चाहे वो कुछ भी हो, राइट। सर एलआईसी भी करते हैं सर? सब करते हैं, सब करते हैं सर, सब करते हैं। तो दिस इज अ वे टू इंक्रीज योर सेल्स। आप अधिकतर देखोगे मार्च की सेल्स के बाद आपके अगले क्वार्टर की सेल्स उससे हमेशा या अधिकतम कम ही होगी, क्योंकि इस मार्च की सेल्स में मैंने यहां से कुछ परसेंट ऑफ द सेल्स उठा के यहां घुसा रखा है। इसकी वजह से ये जो मेरा नंबर है ये अच्छा हो जाएगा। अब आप बोलो ये प्रॉफिट कम है, ये प्रॉफिट ज्यादा क्यों? वो तो टैक्स की वजह से, क्योंकि यहाँ मेरा टैक्स 32% है, यहाँ मेरा टैक्स 4% है, राइट। वो सब चीजें अभी हम नहीं देख रहे, लेकिन ये देख लो, ये तो चलो लॉकडाउन का क्वार्टर आ गया, ये तो बात ही खत्म होगी, इसको छोड़ो। ये देख लो, राइट, पैटर्न दिख रहा है। कोई भी कंपनी ले लो, ये कौन सी कंपनी है? एचडीएफसी लाइफ, बहुत बड़ी कंपनी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये देख लो, यहाँ पर लॉकडाउन आ गया, इसको छोड़ो, और ये देख लो, पैटर्न दिख रहा है? यस और नो? यस सर। any other insurance company you want to see? Star Allied. हाँ, Star Allied. स्टार अलाइड Star इंश्योरेंस Health, ये का, पहला वाला। हाँ स्टार अलाइड। क्या इसमें तो मेरे पास डेटा ही नहीं है, इसमें तो मेरे पास अभी डेटा ही नहीं, तो मैं आपको क्या दिखाऊं? न्यू लिस्टिंग है एक्चुअली। ठीक है। और अब क्या होगा कि आपको जो एलआईसी यहाँ लिखा हुआ है।
यहाँ यहाँ पर हमारे पास मार्च के नंबर्स हैं। सो ये ईयरली नंबर्स में बंदा मार्च 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 और मार्च को ही कंपेयर करेगा। तो इस नंबर को मेरे इस नंबर को मेरे को बढ़ता हुआ दिखाना है, एंड दैट इज द रीजन I want to increase on my sales number. So one very good industry to look at this is your insurance industry. Number two, is there any other industry or any other type of business which will do this kind of jhamela? सर क्लोथिंग बिजनेस आपने जैसे एक बार बताया था कि कपड़े दे दिए बट बिके नहीं तो वापस ले लिए और मैंने सर सेल दिखा दी। वो एक कंपनी है, उसमें नहीं। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस है जो अपने फ्रेंचाइजीज को माल दे रहे हैं, जितने भी स्टोर्स होते हैं, कपड़े के स्टोर्स होते हैं, खाने पीने के स्टोर्स होते हैं, जिसमें हम हमारा जो मेन जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है वहां से हमारे स्टोर्स में माल आता है, राइट? तो क्या हम उसमें इन्वेंट्री भरने के लिए उनको जबरन अप्रैल में भी या क्वार्टर खत्म होने के बाद भी वो माल फेंक सकते हैं, ताकि वो जो मेन कंपनी है वो अपनी सेल्स को ज्यादा रिकॉग्नाइज कर सके? राइट? अनदर वे टू लुक एट दिस इज, आप, मैं अज्यूम कर रहा हूं सबके घर में टीवी है, सबके घर में इंटरनेट है, राइट? क्या आपके टीवी में नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार या ये सब चीजें चलती हैं या मोबाइल में, है कि नहीं? बोलिए यस बोलिए, सर। बहुत कॉमन चीज है। अब अगर मैंने हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया या जियो का कनेक्शन लगा के मुझे हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मिला, और मैंने 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए उसका सब्सक्रिप्शन लिया जिसके लिए मैंने XYZ अमाउंट दिया, मान लो मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने 10 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लिया और मैंने 10 महीने के लिए कंपनी को 1000 रुपए दिए, 10 महीने का मैंने सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया, तो पर मंथ मेरी कॉस्ट कितनी हो गई? 1000 रुपए। 1000 रुपए 10 महीने का 100 रुपए सर। 100 रुपए। लेकिन अगर कंपनी वो सारा का सारा सेल्स अपने क्वार्टर एंडिंग में, जब मान लो मैंने दिसंबर के क्वार्टर खत्म से पहले या मार्च के क्वार्टर खत्म होने से पहले कंपनी को वो पैसा दिया, वो अगर कंपनी सारा का सारा सेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर ले तो क्या होगा? ऐसा रेवेन्यू जो उसने कमाया नहीं है उसके नंबर्स में आ जाएगा, जिसकी वजह से उसके ये नीचे की सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। अगर महीने का रेवेन्यू 100 रुपया है, जो हम सब्सक्रिप्शन बेस या जो हम प्लेटफॉर्म कंपनीज के पीछे पागलों के जैसे भागते रहते हैं, अगर महीने का मेरा सेल्स 100 रुपया है तो महीने का मेरा खर्चा भी तो 100 रुपए के हिसाब से ही होगा, तभी तो कुछ परसेंटेज मार्जिन मुझे मिलेगा। लेकिन अगर वो कंपनी सारा का सारा सेल्स जब उसको कस्टमर ने बिल का उसने काटा कस्टमर को और जब पैसा मिला उसी टाइम में रिकॉर्ड कर ले तो, और ये तो मैं एक कस्टमर की बात करूं, यहाँ तो लाखों कस्टमर्स होते हैं। यस और नो? इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म कंपनीज होती हैं इनकी मजबूरी होती है जैसे जोमेटो इज अ प्लेटफॉर्म कंपनी और नो? मोबाइल में आपने एक सॉफ्टवेयर डाला और आपने जोमेटो में खाना मंगाया, है तो सॉफ्टवेयर ही ना, है तो प्लेटफॉर्म कंपनी ना, इसके पास खुद के तो कुछ एसेट्स है नहीं। आपने जिस भी रेस्टोरेंट से जिस भी जगह से खाना मंगाया तो जोमेटो आपको वहां से खाना डिलीवर करता है, राइट? अब अगर मैं इसमें एक सिंपल सी चीज दिखाता हूं आपको कि आज की तारीख में अगर मैं अपना रेवेन्यू जो आप मुझे पे कर रहे हो वो मैं पूरा का पूरा रिकॉग्नाइज कर लूं,
what will happen? My numbers will be distorted and I will show a better number, a better stock price and a better market cap. So if I tell you what do these platform companies want to do in spite of being in losses, just a second, ये स्किनर की शीट है, in spite of being in losses, लॉस लग रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, राइट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन लॉसेस, जोमेटो ने 2019 में कितना सेल किया? 1312 करोड़. दिख रहा है सबको? कैन यू सी? गाइस मेक इट इंटरैक्टिव. मुझे पता नहीं चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. यस सर. So if the sales is 1312 crores, then 2018 में 466 crores तक कितना परसेंट ग्रो हो गया सेल्स? If I can just calculate over here, this number divided by this number, approx 300%. नहीं सर, 300 नहीं आएगा, 182%. आप देखो ना, 1312 डिवाइड बाय 466, या 466 को इंटू 1.82 कर लो. सॉरी 300 आएगा, मैंने गलत किया, 282 आएगा. 466 इंटू 2.82 करोगे, आपका मोटा मोटा 1300 का नंबर आ जाएगा, राइट? सो द कंपनी सेल्स, द कंपनीज बिजनेस हैज गॉन अप बाय 3 times. व्हाई डू यू फील दैट द कंपनी इज स्पेंडिंग मोर मनी ऑन एडवर्टाइजिंग रादर? जितना वो अर्न कर पा रहा है अपने रेवेन्यू में, उससे ज्यादा वो एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहा है. अगर मैं यहां पर उसका परसेंटेज निकालता हूं, तो यहां पर द परसेंटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग इज मोर देन माय सेल्स, 15% ज्यादा है. और यहां पर मेरा जो परसेंटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, जब ये कंपनी छोटी थी, जब ये स्टार्ट किया काम, इज ओनली 40% ऑफ सेल्स, एंड यहां पर इट इज 115% ऑफ सेल्स. अब क्या इस प्रमोटर को या इस धंधा चलाने वाले को ये नहीं पता कि अगर मैं जितना मैंने सेल किया है उससे ज्यादा खर्चा मैं एडवर्टाइजमेंट में कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या है? या तो मुझे कर्जा लेना पड़ेगा, यहां पर कर्जा भी इतना नहीं है, राइट? या फिर मुझे अपना शेयर बेच के, स्टॉक को डाइल्यूट करके, बार बार शेयर बेच के पब्लिक से पैसा उठाना पड़ेगा, पब्लिक को पागल बना के. यहां पर मेरे पास 174 करोड़ शेयर थे, यहां से 244 करोड़ मैंने यहाँ प्रीमियम पे बेचा. अगर मैं कॉर्पोरेट अनाउंस एक्शंस पे जाके करता हूं, तो प्राइवेट प्लेसमेंट, कितने रुपए पे प्राइवेट प्लेसमेंट किया? जरा देखना जरा. 192 shares have been allotted at 3,234 rupees per share. कौन पागल है जो 100 रुपए का जोमेटो को 3 लाख रुपए प्रति शेयर में लेगा? वो भी प्राइवेट प्लेयर है. 1576 शेयर हैज बीन अलॉटेड फॉर द प्रीमियम ऑफ इतना पैसा पर शेयर. देख रहे हैं? डू दीज मेक सेंस टू यू? और 75 रुपए में इसका आईपीओ आया था. ये प्री बोनस एंड प्री स्प्लिट का नंबर्स हैं, पर फिर भी 3 लाख पर शेयर, 1,55,000 रुपए पर शेयर, 1,53,271 रुपए पर शेयर. ठीक है, उतना डिटेल आप अगर समझो तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो डज नॉट हार्म यू. बट यहाँ क्या मतलब है कि 174 रुपए करोड़ मेरे पास थे शेयर कैपिटल में, जो अब हो गए 244 करोड़. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने फंड फ्लो एनालिसिस सीखा है वेबिनार 1 में, तो 244 माइनस 174, मैंने 70 करोड़ शेयर्स और इशू करे, राइट? यस और नो? यस सर. एंड इन दिस 70 करोड़ शेयर्स मेरे कंपनी का फेस वैल्यू क्या है? विच इज ज्यादातर वो फेस वैल्यू होता है 10 रुपए फेस वैल्यू. फेस वैल्यू यहाँ पर अभी 1 रुपए हो गया क्योंकि स्प्लिट हो चुका है. पहले इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए पर फेस वैल्यू. अगर ये फेस वैल्यू 1 रुपए है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 70 करोड़ मैंने शेयर इश्यू करे, 1 रुपए की फेस वैल्यू का अमाउंट तो यहाँ पे जाएगा, और जो मैंने प्रीमियम लिया है
वो यहाँ पे जाएगा। अगर मैं देखता हूं कि इसने आईपीओ 75 रुपीज पे लाया है, राइट, 1 मिनट के लिए ये प्रेफरेंशियल्स भूल जाते हैं कि इसने कितने पे दिया। मान लो इसने ये 70 करोड़ शेयर जो हैं वो दिए हैं 75 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, तो 70 करोड़ तो है वो तो यहाँ आ जाएगा इस अकाउंट के अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर, और जो बाकी का प्रीमियम है 74 रुपीज वो यहाँ आएगा। अब आप कैलकुलेट करो, 2356 माइनस 1036 कितना हुआ? ये नंबर में से ये नंबर को माइनस करो, कितना हुआ? 1320। 1320 को अगर मेरे 74 रुपीज, क्योंकि 1 रुपया तो मेरे यहाँ चला गया, 74 मेरे यहाँ जाएंगे, डिवाइड बाय 74, 18.8। लेकिन शेयर तो 70 करोड़ थे ना, तो बाकी का पैसा कहाँ गया? बाकी का पैसा कहाँ गया? एनी आंसर? मैं बताऊं या आप लोगों को सोचने का टाइम चाहिए? प्रमोटर की जेब में। नहीं, यहाँ पर कुछ पिछले टाइम के एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे जिसको वो अपने रिजर्व से सेट ऑफ करके नहीं दिखा रहा था, वो लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहा था जो इसने इसमें छुपा रखा था। यहाँ पर उसने पब्लिक का पैसा उठाया और बाकी के पैसे से उस लॉस को राइट ऑफ कर दिया। मुझे बैंक को पैसा देना है, मुझे बैंक को पैसा देना है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपना शेयर बेच के पब्लिक से पैसा उठाता हूँ और वो पैसा उठा के बैंक को दे देता हूँ। कितना अच्छा काम हुआ ना। अब इसको अगर समझना है तो यहां से यहां कितना मेरा डाइल्यूशन बढ़ा? 244 से 252, यानी कि 252 माइनस 244, यानी कि मैंने कितने करोड़ शेयर इश्यू करे? 8 करोड़। अगेन आप पकड़ लो कि ये अगर आईपीओ का प्राइस है 75 और 1 रुपये का फेस वैल्यू का स्टॉक है, तो 1 रुपए का अमाउंट तो इधर जाएगा, बाकी 74 रुपीज का अमाउंट इधर जाएगा। तो 8 करोड़ से ये नंबर बढ़ गया, राइट। नाउ 74 into 8 मेक्स इट 592 करोड़। तो आइडियली मेरा ये नंबर 2356 से 592 बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। वो क्यों उल्टा हो गया? क्योंकि कंपनी के पास 2020 में ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, ये लॉस लगा, ये लॉस लगा, ये लॉस लगा, तो ये कितने लॉसेस हो गए? और पुराने वो भी होंगे जब कंपनी प्राइवेट होगी, लिस्टेड नहीं होगी। अगर आप ये नंबर और ये नंबर को ऐड करो, इन तीन नंबर को ऐड करो जो हमारे पास रिपोर्टेड डेटा है, 2367 प्लस 965 प्लस 104, 3436। तो 2356 प्लस 592 माइनस 3436, मोटा मोटा आपको नंबर ये आएगा -487, राइट। इसका मतलब ये है, ये नंबर ये शो कर रहा है +457। अभी भी उसके पास ऐसे कर्जे हैं जो उसने राइट ऑफ नहीं कर पा रहा है। कितने लॉस मेकिंग बिजनेस है ये, और उस लॉस मेकिंग बिजनेस की वजह क्या है? एक वजह जो कि ये है, एक तो मेरी एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ती जा रही है, और प्रमोटर भी कंपनी का एम्प्लॉय ही होता है, उसको भी तनख्वाह मिलती है। अगर मैं इस रेशियो को अपने सेल्स से करूं, मेरी एम्प्लॉय कॉस्ट 290 करोड़ डिवाइड बाय माय सेल्स ऑफ 466, 62% तो मेरी एम्प्लॉय कॉस्ट है। और 39% मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। खत्म होगी ना कहानी, 1.01 हो गया, यानी कि मैं अपने सेल्स फिगर को क्रॉस कर गया। बाकी के बैंक का लोन, डेप्रिसिएशन और वो सब खर्चे तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं यही से लॉस में आ गया। और अगले साल जब मैंने अपना धंधे को बढ़ाया 4 गुना, मेरी एम्प्लॉय कॉस्ट मुझे कम दिखने लगी, लेकिन
जैसे ही मेरी ये सेल्स वापस गिरनी शुरू होगी, मेरी ये एम्प्लॉय कॉस्ट मुझे ज्यादा लग सकती है। नहीं, इस केस में एम्प्लॉय कॉस्ट मेरी कम हो रही है, लेकिन अब मैंने खर्चा करना कम कर दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। क्यों? 1300 करोड़ की सेल में मैं 1500 का खर्चा कर रहा था धंधा बढ़ाने के लिए। आज 2000 की सेल में मैं 800 का ही खर्चा कर रहा हूँ। मेरा धंधा सेटअप हो चुका है 2 साल में। और इस पूरे एडवेंचर के लिए ये काम कर गया या नहीं कर गया, यहाँ पर मैंने पैसे कहाँ से उठाए? फिर से मैंने पब्लिक को, हर साल मैं पब्लिक को शेयर बेचता हूँ, उसका जो प्रीमियम है खड़ा कर लेता हूँ। हर साल मैं पब्लिक को शेयर बेचता हूँ, उसका जो प्रीमियम है मैं खड़ा कर लेता हूँ। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको बैलेंस शीट समझ में आती है। बैलेंस शीट हैज टू बैलेंस, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों एक अमाउंट से मैच करेंगे। मैंने बैंक में इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है म्यूचुअल फंड्स में या बॉन्ड्स में, अरे क्या ये पैसा मेरी जेब का है या मेरे धंधे की कमाई का है या पब्लिक से उठाया हुआ पैसा है? पब्लिक से पैसा उठा के मैं उनको, पब्लिक से जो पैसा उठाया मैं उनको शेयर दे रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक तो चार्ट देख के शेयर ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया उसमें अपना दिमाग खराब करती रहेगी। और उस पैसे को उठा के अगर मैं बैंक में एफडी भी करा दूं या म्यूचुअल फंड भी ले लूं, तो मुझे तो इंटरेस्ट की कमाई आ रही है ना। और ये मैक्सिमम पैसा मैंने अपनी किसी सिस्टर कंसर्न फर्म को आगे लोन पे दे दिया। ये पैसा 7,156 करोड़ आया कहां से? रिजर्व से। और रिजर्व में पैसा आया कहां से? शेयर बेच के। अगर ये 7,000 करोड़ मैं बैंक से उठाता तो मुझे उसमें कितना ब्याज देना पड़ता है, कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर मैं इंटरेस्ट भरता है यहाँ पर, तो ये मेरा जो लॉस है वो और बढ़ जाते, मेरे स्टॉक की और पिटाई होती। अब यहाँ इंटरेस्ट कितना है? 12-14 करोड़, क्योंकि कंपनी ने कोई बोरिंग खास दिखा नहीं रखी। लेकिन कंपनी इतनी जेनरस है कि उसने 7,000 करोड़ आगे किसी को लोन पे दे दिया, जो कि उसकी सिस्टर कंसर्न फर्म है। इसीलिए ये अमाउंट एसेट में रखा हुआ है। समझ आ रहा है? ठीक है। और ये पैसा आ कहां से रहा है? शेयर बेच के। तो बिजनेस इज अ इनपुट आउटपुट, कैपिटल इनपुट आउटपुट मशीन। पैसा आया कहां से, गया कहां, वो समझ में आ जाए तो धंधा क्या हो रहा है समझ में आएगा। तो मोटी मोटी ये जो आपने चीज डिस्कस करी, ये डिस्कस करने का हमारा मतलब, हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद ये था कि कंपनीज अपने टर्नओवर को जल्दी 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 रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करती हैं। इसी वजह से आप देखो ये सेल्स कितनी स्पीड से बढ़ रही हैं। ये तो चलो लॉकडाउन 2 महीने, इसमें 4-6 महीने लॉकडाउन था, नहीं चला, कितनी स्पीड से सेल्स बढ़ रही है। क्योंकि एक तो वो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा कर रहा है, लेकिन वो खर्चा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? पब्लिक से पैसा उठा रहा है। So what is our first scenario of trying to understand what is mismanagement of numbers? It is, मैं ग्रुप में लिखता हूँ, recording revenue too soon। देखो मैंने ग्रुप में लिखा, आया आपको? यस सर। अब सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछे। सर ये जैसे अमेजन का वीडियो देखे थे हम लोग या केस स्टडी देखे थे, तो इनिशियली वो जो है मतलब मार्केट को कैप्चर करने के लिए दे वर डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स कि एक बार मार्केट में जब दे हैव देयर प्रेजेंस, जब लोगों को आदत पड़ जाए उस चीज की। अमेजोन क्या कर रहा था? अमेजोन जो ये पैसे उठा रहा था ना, सर म्यूट कर लो, एको आ रहा है। अच्छा। अमेजोन जब ये पैसे उठा रहा था ना, वो अपने फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा रहा था कि अगर मेरे पास कैपेसिटी होगी, मेरे पास गोडाउन होंगे, मेरे पास डिलीवरी एजेंट्स होंगे, तभी तो मैं अपना काम कर पाऊंगा। लेकिन इसने क्या करा? इसने उठा के ये पैसा किसी को आगे दे दिया। इसने अपने धंधे में खर्च करने में समझदारी नहीं समझी। ओके। फर्क है ना? हाँ, पर एक चीज है ना सर,
ठीक है, अमेजन का जो था अप्रोच वो डिफरेंट था और इट वाज सक्सेसफुल एज वेल, बट इनका ये विजन ये भी तो हो सकता है कि व्हेन पीपल विल गेट यूज्ड टू जोमेटो और होम डिलीवरी सो मच, देन प्रोबेबली दे विल गेट प्रॉफिटेबल। हाँ, देन प्रॉब्ली बट दे गेट प्रॉफिटेबल ना, बट जिंदा रहने के लिए पैसा तो चाहिए, क्योंकि दिस इज अ कैश बर्निंग बिजनेस। जिंदा रहने के लिए पैसे तो चाहिए, पर आप आम जनता को क्यों मारते जा रहे हो? तो वो तो हमको समझ में आ रहा है ना कि ये केस स्टडी देखने के बाद सर मतलब सर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपकी ईपीएस क्या होती है? अर्निंग पर शेयर, राइट? यस सर। प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज ईपीएस। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं और यहाँ कितने हैं। अगर मेरे अपने रेशियो को सेम भी रखना है तो भी मुझे अपना प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्पीड से बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो बहुत स्पीड से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नहीं तो मेरा रेशियो गिर जाएगा, यानी कि मेरा ईपीएस गिर जाएगा। और above this, Amazon was not diluting at this extent, and they were making whatever they were profitable, but they were investing their profits in back into the business, into R&D, into research, into acquire more and more customers. अगर जोमेटो ये बोलता कि मेरा बंदा भी एक दुकान पे खाना लेने जाता है, स्विगी का बंदा भी दुकान पे खाना लेने जाता है, मैं एक काम करूंगा, मैं कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस स्विगी से कम लूंगा, तो वहां बात समझ में आती कि जोमेटो स्विगी से कस्टमर छीनना चाह रहा है, और यहाँ ऐसा हो नहीं रहा। ठीक है पंकज सर, आई होप दैट सॉल्व्स द क्वेरी। राइट पंकज सर, आप बोलो तो मैं आगे बढ़ू। Yes, sir. यस सर। ओके, तो नंबर्स के अंदर हमने कैसे देखा, इसका थोड़ा सा एक जिस्ट है, नंबर्स के हमने कैसे देखा। अब एनुअल रिपोर्ट में जाके हमारे को ये क्या कहाँ देखने को मिलेगा, तो मैंने एक एनुअल रिपोर्ट खोल के रखी है। इसमें ऑडिटर जो होता है, अगर ऑडिटर को लगता है कि कुछ झोल झपाटा कुछ गड़बड़ है, तो ऑडिटर इनको हाईलाइट करेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो ऑडिटर कहता है कि रेवेन्यू इज एन इंपॉर्टेंट मेजर यूज्ड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। देयर इज अ रिस्क दैट द रेवेन्यू इज प्रेजेंटेड फॉर अमाउंट्स हायर देन व्हाट वाज एक्चुअली जनरेटेड बाय द कंपनी। बात ही खत्म होगी, बात ही खत्म हो गई। और ये जो कंपनी है कि ना तो प्लेटफॉर्म कंपनी है, ये कंपनी चद्दर होती है ना, बेडशीट्स, चद्दरों का काम करती है, ये वो कंपनी है। बेला कासा रिटेल और फैशन और वो सब चीजों का काम करती है, ये कंपनी है बेला कासा। अब अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये यहाँ से, तो ये भी मेरा ब्रेकआउट है, ये भी मेरा ब्रेकआउट है, और ये मेरा ब्रेकआउट है, और ये मतलब पैसा बनेगा ही नहीं ना आपका, मतलब ही नहीं ना। जितना कंपनी का रेवेन्यू है, उस ऑडिटर कह रहा है कि बहुत बड़ा रिस्क है कि कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू से ज्यादा रेवेन्यू दिखा रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने भविष्य के पीरियड से रेवेन्यू बोरो करके अपने करंट पीरियड में दिखा रही है। एंड द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर दिस इज रेफर पॉइंट नंबर 10 ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज विद द डिटेल्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ रेवेन्यू। अब ये कह रहा है, इसने बोला कि मैंने ये तरीके से इसको चेक करने की कोशिश करी, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 10 कहाँ होगा? मेरा बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और कैश फ्लो जो मेरा स्टेटमेंट होगा, ये बैलेंस शीट आ गई, ये प्रॉफिट लॉस आ गया, ये पीएनएल आ गया, ये आपका कैश फ्लो आएगा, ये कैश फ्लो आ गया। पॉइंट नंबर 10 कहाँ होगा? इसके बाद जो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 आएगा। उसके पहले कंपनी आपको बोलेगी कि मेरे इंफॉर्मेशन ये है, बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स, फंक्शनल 3 4, प्रॉपर्टी एंड प्लांट 1.2, 5, बोरिंग कॉस्ट 6 7 8 9 और 10, फॉरेन ट्रांजेक्शन। ये पॉइंट नंबर 11 में रेवेन्यू। द कंपनी डिराइव्स रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड रिलेटेड सर्विसेज। अब आप लोग यहाँ
ध्यान से इस लाइन को पढ़िए और मुझे ये बताइए इस लाइन का मतलब क्या है। ये पहली लाइन, सर वो जो बना रहा है प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसकी सेल उसी से दिखा रहा है वो बेसिकली। द कंपनी डिराइव्स रेवेन्यू प्राइमरीली फ्रॉम, मतलब उसको उससे जो सेल वो जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कर रहा है उसकी जो रेवेन्यू आती है वो उसी प्रोडक्ट से आती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन सैटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी कि उसका जो क्वालिटी है वो बराबर है। Upon transfer of control of promised products or services to the customers in an amount that reflects the consideration the company expects to receive in exchange of these products. मतलब मेरी क्वालिटी बराबर है और मैं जितना वहां पैसे उनसे मिलने की मुझे उम्मीद है उतना मैं आपको रेवेन्यू दिखा रहा हूँ। द कंपनी रिकॉग्नाइजेस प्रोविजंस फॉर सेल रिटर्न। लावेश जी, आपने कुछ पूछा था? लावेश सर, आप हो या नहीं हो? कंपनी रिकॉग्नाइजेस द प्रोविजन फॉर सेल रिटर्न, यानी कि अगर मैंने सेल किया और मैंने उसमें सेल्स को अपने सेल में ऐड कर लिया, लेकिन मेरे कस्टमर ने मेरे को माल वापस कर दिया कि क्वालिटी बराबर नहीं है, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल रिजल्ट्स मेजर्ड ऑन द नेट बेसिस ऑफ द मार्जिन ऑफ द सेल। इतिहास में क्या हो चुका है और मेरा कौन सा प्रोडक्ट कितने मार्जिन में मैं बेचता हूं। रिफंड लायबिलिटी इंक्लूडेड इन द करंट लायबिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर द प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न। समझे? किसी को समझ में आया ये क्या बोल रहा है? Sir. Anybody is able to understand what this guy is wanting to say? Yes sir, yes sir. Explain sir. सर ये क्या कर रहा है, रिफंड की जो लायबिलिटीज है उसको करंट लायबिलिटी में ले जा रहा है। इसको सेल्फ रिड्यूस करना चाहिए सर। नहीं, yes, he has to reduce sales, but what he is doing, he is taking the liabilities in the current liabilities, right? So is my current liabilities, my trade payables increasing day by day, it is increasing. And what am I using to finance my working capital? Borrowings. Am I doing anything to add to my business? No. What is the maximum percentage of my balance sheet? Inventories and trade receivables. Just give me 1 second. I'll just 1 second. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने जो मेरा रिफंड वो जो मेरा माल नहीं बिकेगा वापस आएगा उसको मैं सेल्स में से रिड्यूस नहीं कर रहा हूं, and what I am doing is I am showing a current liability. Now current liabilities will keep on going for several years and years and years, and if I don't pay the current liability, how does it matter to me today? My investor is a trader. This is also a breakout. Let's look at the last 5 years. Has this company created value? This is COVID fall. This is a breakout, and here also there was a breakout, and the stock went up, and we tried to buy here. This was a support, and this was support, and this is also a breakout, and pata nahi kya. So now does it come to our mind that only looking at breakouts and charts and what not all crap we keep doing 24/7 and these many calls and these many puts and these many options, doesn't make any sense to do this without understanding what the business is going through. The company does not expect to have any contracts where the period between the transfer of promised goods or services to the customer and the payment by the customer exceeds 1 year. ठीक है, he expects to receive the payment in 1 year. As a consequence, it does not adjust any of the transaction price for the time value of money. Again,
this is a severe problem. Why this is a severe problem? I am selling something, right? I am selling something. Some customer will pay me in 2 months, 1 month. Some customer will pay me in 12 months. The value of rupee is depreciating every day. The value of money in my hand, say 15 days down the line, 1 month down the line, 2 months down the line, is much, much more than the value of money which I am expected to get after 12 months. So I have to discount the value of money which is far away in the future with a discounting factor to today's value, which might be your cost of capital discounting factor or your bond rate yield discounting factor. समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? Are you able to understand? Yes or no? सीधी सी बात है. I'll explain you. Yes, So, what was the price of petrol and diesel 3 years ago? 50-60 rupees per liter. Around 70-80. Yes, sir. 50-60-70 rupees a liter. What is the price of petrol diesel today? So my 70 rupees of rupees could buy me 1 liter of petrol diesel. Today that 70 rupees is not able to buy me 1 rupee of 1 liter of petrol or diesel. Why? Because of the inflation, because of the cost has gone up. yes, sir. 5 years before, I used to run my house expenses in X money. Today, that X has increased by 10% or 15% because the inflation has gone up. So the value of money, the value of rupee has gone down. Now he says, what money I'll be getting in one month or 2 months or 12 months, I don't bloody care about it. I calculate or I account for all the money at same proportion. Does this make sense? Then revenue in excess of invoicing are classified as contract assets. Why the hell you want to show revenue in excess of invoicing? And what are contract assets? No explanation. While invoicing is in excess of revenue are classified as contract liabilities. What are contract assets and contract liabilities? I am a layman, I don't understand. Give me some information over here. Why no information? Make sense? So why the hell I would go and look for breakouts or supports or hundreds of tools on the chart and trend lines and ask questions to every Tom, Dick and Harry ki yaar company kya lagti hai, what's wrong in the company, what's going to happen in the company. Why can't I read small snippets and try and understand from the numbers what is actually happening? Sir, Yes. some company sell is a slightly higher rate for credit takers, like upfront cash payment customers. They can sell in a discount, and for credit takers, they can sell in a slightly higher price than. No, but he's saying, in this case, this guy is saying I am selling at the same price, and still they are paying me late. So that simply means that his business does not have that economic strength. Why would a businessman accept payment in 1 year? Why? As a business, I want my payments as early as possible so I can pay down my liabilities. So nowhere he says I am charging high for the credit takers. He says I am doing the same amount of sales to cash payment guys and the credit taker guys. Okay. Right. So let's look at another annual report. This is this Amtech Auto. Now look at the revenue recognition policy. Sales are recognized at the time of dispatch of goods and are exclusive of VAT and GST and whatever the thing is on the accrual basis. Is this good? Is this correct? Or is there something fishy in it?
Is this a good thing, a good number, or is there something fishy in it? Have a look. Try and make some sense of it. Try and make some sense of it, no? Yeah, it's not correct, right? Why it is not correct? He's saying, Because of the I am dispatch better. of goods, it can be refund. It's not considered. Complete dispatch goods are considered as a See, sales. nowhere he is saying that my customer has given me an order. Nowhere he is saying that the customer accepted those goods. Nowhere he is saying that the customer cannot return the goods because the quality might not be proper. And nowhere he is saying I am dispatching the goods from my one warehouse to another warehouse, not sending it to the customer, and I am just making the bill. Yeah. And this is year 2012. Let's look at this company, MTech Auto, right? This is year 2012, somewhere around here. The company had 300 crores of profits and 2300 crores of sales. Suddenly, after 2-3 years, the company reported a loss of 12,000 crores. And my stock price is gone to zero. But me, the smart fellow, who feels I am extra smart, I will draw a trend line from here. I will do like this, like this, like this, and this is the intersection of the trend line, and I will buy here, and I will be a superhero here, or I'll draw a trend line here, or this is a breakout, or this is a breakout, or this is a support zone, and whatnot. Recognizing sales too soon. Number one, extending the month by 5-6 days, which we discussed. Number two, these kind of scenarios where I am saying कि I have dispatched the goods. किसको dispatch किया? Whom have you sold the goods to? You're not given any information over here. You might have shifted the goods from one warehouse to another warehouse. There is nothing about sales return. I need information. If I am trusting my money, my hard-earned money, my salary money, my business income with you, I need more information because I am a shareholder, I am a business partner. Just by reading these 1 or 2 lines, we could have sensed something is wrong. So if he has reported a loss of these many crores, he has taken a loss write-off over here. And why he has taken a loss write-off over here? Because these sales what he was showing was bogus. So then everything below the sales, these profits, operating profits, and these high operating margins. See, look at the margins. 30% margins. An auto OEM making 20-30% margins. Superb. Is bogus. And from 2009 to 2015, he might have showed you some cash flows. Look at the cash flows. Everything bogus. And now look at the cash flows. This is the real picture. And the stock has gone to zero. Now, use any technicals, use anything, use any momentum, moving average, trend line, bottoms up, up, down, option strategy, hedging. Could you have saved yourself from being butchered over here? Or could you have made some sense just by reading the accounting policies? One another caveat is when the companies regularly keep changing their accounting policies. That is also a caveat. So it's important to read the annual report every year.
Any views on this? Sir, what is the reasonable or acceptable profit margin in normal So business? Like there is no set formula for reasonable acceptable profit margins. We cannot catch these kind of jhamelas to the last decimal point, but we can protect ourselves. There is no fixed formula for acceptable profit margins. It depends upon when you have to do the comparative analysis in the industry. okay, because why I'm asking, you said that when you look at the 30% profit margin, you said it will be definitely be a bogus. So by that we can If the industry plan. if the industry is making 10%, 12% operating margin, if this guy is making 30%, so either he's God, he's too good, or he's a fraud. Okay. Yeah. Let's look at one another thing. So here the company says revenue from sale of goods in the ordinary activities is recognized when all the significant risk and rewards of their ownership are transferred to the customer. Now this logically makes sense. And no significant uncertainty exists regarding the amount of concession that will be derived from the sale of goods and regarding the collections. This makes good sense. The amount recognized of sales is exclusive of tax and VAT and GST and net of returns. So in the returns, he is reducing his sales. Let's look at another scenario. This is the same company. This is the same company. Let's look at another scenario. This is how he derives his sales. Interest, income, and the company revenue primarily from the sale of traded goods, right? Has applied for this, and revenue from contracts as customers is established. Now he says a word over here which is called just a second. Sales schemes and the performance obligations of contracts with full time of delivery. The performance obligations in our contracts are fulfilled, which is okay. Revenue is recognized on the satisfaction of performance, transfer of products to the end customer. Export incentives are recognized. Basically, what I wanted to show you over here is this guy is a retail guy, and he uses properties of others to run his business. So what he does is these guys take ownership of properties from others, and they call it operating leases. Just read this definition. Businesses which take properties on rent, showrooms on rent, franchisee businesses. Just read this. क्या bro? अच्छा. Has everybody read this? Yes, sir. What do you understand in this? You can use for the startup period. सर राइट टू यूज ले लिया है सर, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं है. So if the ownership is not transferred and the right to use is transferred, so that means what I will show you is I am a asset light business, because I don't own the property on my balance sheet. I am an asset light business, right? Yes, sir. So my return ratios would be high, but ideally I need those properties to run my business.
विदाउट प्रॉपर्टी तो हो ही नहीं सकता ना. So that means I will not show you high depreciation charges because I don't have high assets on my balance sheet. Rather, I would show you operating expenses because the rental given to those properties will be accounted for here, but not accounted for here. Or rather, what I can do is I can create an asset of the rental and my trade payables would be pending. Look at the trade payables. So that is how I show you good profits. Right? So this is how we fudge the sales in P&L. Very basic thing. Clear now? How can I account sales from a future period to a current period? Sir, here this leasing property means for machineries, everything, right? Including the premises, land, and Everything. See, franchisee properties, banks are taking out plots on rent, everything. So I will keep a trade payable standing on my books and I will pay him late and I will not account the value of the property on my fixed assets. So my numbers would be high and I will shout and tell the investor community that I am a asset light business. yeah. Make sense? And the same company which you showed just now, they borrowed something also, right? They borrowed from Yes. the bank. That would have been Yes. considered, right? Yes, they borrowed from. The company is TMRVL. The stock price has gone to zero. So recording revenue too soon. This is the first part of it. Let me save the recording. I'll post the recording in the next few minutes. So this is recording.